प्रोग्राम मदे मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया। अलविदाई खिताब में आफ्ताब सुल्तान के बयानात ने बड़े सवालात को जन्म दे दिया। बड़ी शख्सियत को छोड़ने के लिए दबाव का इंकशाफ। आफ्ताब सुल्तान किस शख्सियत का हवाला दे रहे थे? आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे से हुकूमत के लिए मजीद क्या मुश्किलात पैदा होंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई की कल से जेल भरो तहरीक का आगाज। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी गिरफ्तारियों के लिए गाइडलाइंस दे दी। मियांवाली डीजी खान जेल में हाई अलर्ट। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ टैक्स और बैंक अकाउंट्स पड़ताल के भी फैसले। कल पीटीआई में से कौन कौन रहनुमा गिरफ्तारी देगा? जेल भरो तहरीक कामयाब होगी या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बलूचिस्तान में कुरान उठाए खातून की रिहाई के लिए दुहाइयां। किसी ने कान न धरे। मां बेटों समेत कत्ल कर दी गई। खावंद ने सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान पर उनकी निजी जेल में कैद अपनी बीवी और बच्चों के कत्ल के संगीन इल्जामात। खेतरान का इल्जामात मानने से इनकार। अपील के बावजूद सिक्योरिटी इदारों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इस कत्ल के पीछे कौन मुलव्विस है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार और सहाफ़ी एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब। उनको वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मालिक साहब, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जो सीनियर ओहदेदार हैं उनको। आप अगेन मैं वही बात करूंगी कि आप जो पीएमएलएन का वर्किंग स्टाइल है उसको भी बहुत क्लोजली जानते हैं। बड़ी डेवलपमेंट्स हुई आज, उसमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी आफ्ताब सुल्तान साहब का इस्तीफा। क्या वजूहात हैं आपको लगता है इसके पीछे? देखिए, वजूहात तो उन्होंने खुद ही बयान कर दी। उन्होंने कहा मुझे कुछ ऐसे काम कहे गए थे जो मैं करने पर तैयार नहीं था, और अब लोग इसको इस बात से कनेक्ट कर रहे हैं कि जो वो गए हैं, और साथ ही हमने देखा है कि एक इंक्वायरी के लिए बुला लिया इमरान खान साहब को, और टीम की भी बात हो रही है नैब की भेजने की दुबई में एंड ऑल दैट। दे माइट बी लिंक्ड, माइट नॉट। लेकिन देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है, जो चेयरमैन नैब हो उसको कोई छोटा मोटा बंदा तो कोई उसको कह नहीं सकता कोई काम करने के लिए। अगर वो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट से है तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की लेवल पे ही कोई ना कोई कहेगा उनको। अगर दूसरी साइड पे है तो वहां भी भैया नैब को जनरल का पैगाम होगा तो जाएगा, उससे नीचे का कोई बात नहीं करता। सो अब देखना ये है, उन्होंने सिर्फ एक चीज वाजे नहीं की कि उनको जो उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया है वो किधर से कहा गया है, सिविलियन या नॉन सिविलियन क्वार्टर से। दैट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बड़े करीब थे नवाज शरीफ साहब के। लेकिन यहाँ एक चीज पॉइंट आउट करना बड़ा जरूरी है कि जब ये आईजी पंजाब एक बार ये अपॉइंट हुए थे तो तब इन्होंने माजरत कर ली थी कि मैं शहबाज साहब के साथ काम नहीं कर सकता, उनका वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, नवाज शरीफ से बड़े क्लोज थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, और 7 माह के अंदर इनका छोड़ जाना ये आई थिंक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अच्छा मालिक साहब, कुछ तो चीज़ें जाहिर है उन्होंने बता दी और सामने आ गई। जो सवाल था वो बेसिकली जो इनसाइड स्टोरीज हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एक मलिक रियाज साहब का 190 मिलियन पाउंड्स का जो उसके ऊपर कोई स्कैंडल था और उसके ऊपर बुशरा बीबी को समन जाना था और इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई, इसकी कुछ खबरें सामने आ रही थी। तो क्या ये वन ऑफ द रीजंस है आफ्ताब सुल्तान वाज नॉट कोऑपरेटिंग और ही वाज नॉट इन द फेवर? देखिए, इस वक्त इस्लामाबाद में 5-6 स्टोरी चल रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुडंट लाइक टू डायलेट ऑन देम, क्योंकि मुझे जाती तौर पे नहीं पता कि असल वजह क्या थी। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं ये भी चल रही थी, एक आधी लैंड की डील की भी, प्रोब की बात भी चल रही थी। तो 2-3 खबरें चल रही हैं। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी मैं उसको कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। अच्छा मालिक साहब, ये भी बताइए कि ये जो अब कल बुला लिया है, परवेज खटक को बुलाया, फवाद चौधरी को, बुशरा बीबी को, इमरान खान को, इसके शाह महमूद कुरैशी को, तो अब सिंस आफ्ताब सुल्तान भी नहीं है तो आपको लगता है कि प्रॉपर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाएगी नैब के थ्रू? देखिए, अब तो नो होल्ड्स बार्ड हो रहा है हर तरफ से। इस वक्त हर इदारा एक दूसरे से लड़ रहा है। प्रेसिडेंट साहब हैं, वो लड़ पड़े हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। गवर्नमेंट प्रेसिडेंट साहब के गले पड़ गई है। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बुलाया, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल chill.com किया। उन्होंने उनको जाके चीफ इलेक्शन कमीशन ने मिलना भी गवारा नहीं किया। मैंने अब जाके भी इनकार कर सकते थे। आई थिंक ही शुड हैव गॉन एनीवे। सदर बुला रहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं जा रहा। चीफ इलेक्शन कमीशन को पार्लियामान बुला रही है तो वो पार्लियामान में नहीं जा रहे। आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, गवर्नमेंट अपोजिशन को रगड़ रही है, और मरियम बीबी अदालतों को पड़ गई हैं, इमरान खान साहब फौज को पड़ गए।
अब ये जो नैब रह गई थी एक थोड़ी बहुत ढीली हुई थी, नैब अब दोबारा एक्टिवेट हो गई है। हम एक इतने बुरे एक दलदल सी बनती जा रही है कि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट समझ नहीं आ रही कि बात कहाँ जाके रुकेगी। मेरा तो ख्याल है कि ये एक बार ही आपका चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब IMF का डील एक बार ही क्लोज हो जाए। मेरा ख्याल है शायद उसके बाद हमें इदारों की सोच भी नजर आएगी कि कहाँ पे खड़े हुए हैं इदारे, और बिकॉज जितना ये गंद पड़ गया है, आप मुझे बताइए कि कॉमन सेंस मानती है कि कोई भी लाताल्लुक रह रहे अब इस चीज से। अच्छा मालिक साहब, आपको क्या इसमें मतलब आप पिछले 1 साल से मुसलसल इसको कवर भी कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज भी आपने शेयर की हुई हैं, आपकी बहुत सारी नो हाउ भी है, सोर्सेज बड़े अच्छे हैं आपकी हुकूमत के अंदर। ये आपको लग नहीं रहा है कि नैब जिस तरीके से उन्होंने कहा जी ठीक है आफ्ताब सुल्तान साहब जाना चाहते हैं, फेयर एनफ, गुड बाई, कोई रोकने की कोशिश नहीं की गई, कि अब वो चाहते हैं जनाब के जैसे जावेद इकबाल साहब को इमरान खान साहब यूज़ कर रहे थे, शहजाद अकबर यूज़ कर रहे थे, जनरल फैज़ यूज़ कर रहे थे, अब हम भी इसी तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे अब आपने कहा इट्स ए फ्री फॉर ऑल, तो अब उस पर इदारे भी पीछे खड़े हैं कि ठीक है जी इमरान खान साहब जो हैं वो अगर उस पर नहीं आ रहे, वो जिस तरह चाहते हैं कि वेट करें अक्टूबर तक, और सारा मैस मच गया जो आपने अभी एक्सप्लेन भी किया है। सो इदारे भी अब उस पर आ गए, सेम पेज पे आ गए हैं कि जनाब कि इमरान खान साहब पे आप कोई रियायत ना करें। बुशरा बीबी को जिस तरह समन किया गया है, तो वो कहते हैं जनाब के माजी में यहाँ पे आपको याद होगा ये थी फरियाल तालपुर साहब भी गिरफ्तार रहीं, वो फेक वो करेंसी अकाउंट वगैरह के चक्कर में जो आई मनी लॉन्ड्रिंग में। फिर हमने देखा मरियम साहबा भी वो कहते हैं जी हम भी नैब में रहे हैं, हम भी गिरफ्तार हुए हैं, तो बुशरा बेगम साहबा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है या उनको भी बुलाया जा सकता है। सो इट्स ओपन वार जो आप कह रहे थे। हुकूमत तो फिर तुल गई है कि ठीक है जी कि खान साहब भी अगर अपनी गेम खेल रहे हैं, हम भी अपना काम करेंगे सारा। फेक तो हमारे पे बड़ा क्लियर होगा नैब का कि रिप्लेसमेंट कौन आती है, क्या रिप्लेसमेंट। आजम खान मुझे मुश्किल लगते हैं, बिकॉज उनको समझा जाता है कि वो फॉर्मर आर्मी चीफ के बड़े करीब थे। खोखर साहब का नाम आ रहा है, वो समझा जाता है कि थोड़े से कमजोर हैं। इस वक्त तो एक आपके दोस्त हैं, उनका नाम बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगती है, बशीर मेमन साहब। दूसरा फवाद हसन, फवाद बड़ा इंटरेस्टिंग, उनका भी नाम चल रहा है। यही 5-6 नाम चल रहे हैं ना। तो एक तो रिप्लेसमेंट से हमें बड़ा आइडिया हो जाएगा कि आइंदा नैब नहीं, आपने पहला नाम किसका लिया मालिक, जो आपने कहा कि आर्मी चीफ के पुराने के वो थे? ये अपने मेजर आजम जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते थे, आजम खान साहब का। तो उन्होंने जावेद चौधरी साहब के इंटरव्यू में कहा है कि जनाब कि मैं तो कहा था कि आजम खान को तब्दील करें, इनकी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं चल रही है, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया बाजवा साहब ने। आजम खान नहीं, आजम खान कौन से वाले की आप बात कर रहे हैं? आजम मेजर आजम जो होते थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब। अच्छा, आजकल ombudsman है, ओके आई गॉट इट। वो सेक्रेटरी इंटीरियर थे सर, वो उस पे सेक्रेटरी दाखिला थे, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम थे ना पंजाब। नहीं, वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जब वहाँ से आए हैं बिल्कुल वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी थे, फिर आजम सुलेमान साहब थे, और आजकल वो मौत से है पंजाब के सर। उनकी लग गई थी, उनको बुज़दार साहब ने फारिग किया था वहाँ, और उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। जैसे आफ्ताब सुल्तान साहब की अच्छी रेपुटेशन हम सुनते थे कि इसमें पुलिस वगैरह इन चीजों में, ऐसे आजम ये सुलेमान साहब की वो DMG में कहा जाता है कि ही वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स, अपना इंडिपेंडेंट माइंड रखते हैं। तो वो रिप्लेसमेंट से हमारा क्लियर होगा। लेकिन रूफ बात यह देखिए, जिस तरह हालात बनते जा रहे हैं ना, मुझे यकीन माने, मुझे तो डर लगता है। मुझे तो अब लगता है, मैं आज मेरे शो में थे अपना ख्वाजा आसिफ साहब, मैंने उनसे एक साफ पूछा, मैं कहा ख्वाजा साहब 2 ऑप्शन नजर आते हैं, या इलेक्शन हो इस मुल्क में, कोई स्टेबिलिटी आए, या मार्शल लॉ लग जाए, क्योंकि तीसरा रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा स्टेबिलिटी कैसे आएगी। तो उन्होंने काफी लंबा जवाब दिया, 2-3 बातें की, लेकिन इसका जवाब था कोई नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि आप मुझे बता दें कि आज रिगार्डलेस कौन जीतता है कौन हारता है, स्टेबिलिटी कैसे आएगी? माशी आपकी अभी तक मुसीबत पड़ी हुई है, और जो डार साहब की डारनॉमिक्स है, डारनॉमिक्स से मुस्लिम मसाइल ज्यादा है, कम है। और अब स्टेबिलिटी मुझे बताएं, कल आप शुरू हो जाएगा अगर ये जेल भरो तहरीक शुरू हो जाती है। बाकी तो आप छोड़े, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पहले अनाउंस कर दिया जी हम सड़कों पे आ रहे हैं, हम ये पेट्रोल की कीमतें और फलानी कम कराए। अब उन्होंने जी अगले 27 पे चले गए हैं। टैक्स वो 1 पैसा नहीं देते, लेकिन टैक्स वाले मामलों में बोलते हैं। मतलब कि हर कोई यहाँ पे जिसके पास एक जत्था है वो सड़क पे आने की तैयारी कर रहा है, बिकॉज आपको लगता है कि रियासत का बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है। आपको फेडरल गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस या उनकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, कहीं आपको इफेक्टिवनेस नजर आती है? बिल्कुल नजर नहीं आती।
आपने धमकियां दी जी पेट्रोल की होर्डिंग हो रही है, तबाही फेर देंगे। छनकना नहीं हुआ यार, सारे होर्डिंग करते रहे। 3 दिन सारे जलील हो गए पूरे मुल्क में। एक पेट्रोल पंप आप बंद नहीं कर सके। महंगाई के अंदर आप एक जगह प्राइसिंग आप नहीं रोक सके। मुझे बताएं गवर्नमेंट आपको नजर कहाँ आ रही है? मुझे तो लगता है कि डिलिबरेटली इन्होंने भी फैसला कर लिया, ठीक है यार जो मर्जी हो जाए, गिरता है तो गिरे, बस गिरा दो, हम भी शहीद जमहूरियत बने, काम चले आगे। अच्छा मालिक, एक बात बताएं, आप जब ये बात कहते हैं और बिल्कुल ठीक कहते हैं कि पॉलिटिकल मैस है, इंस्टेबिलिटी है, महंगाई है, लोगों की जिंदगियां बिल्कुल मुश्किल हो चुकी हैं, लेकिन ये लीडरशिप जो है उनकी लड़ाई झगड़े मार कुटाई महाभारत उनकी डुअल जो है ना वो बंद नहीं हो रही। उसकी क्या ये वजह भी है कि इमरान खान साहब ने कोई रोज़ाना उन्होंने मजदूरी पे नहीं जाना होता, उनका किचन वैसे चल रहा है, उनको कोई मसला नहीं है। ऐसे शहबाज शरीफ साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने भी कोई मजदूरी नहीं करनी होती, सुबह को 9 से 5 वाला जॉब उनका भी नहीं है। यहाँ आरिफ अलवी साहब हूँ, इलेक्शन कमिश्नर साहब हूँ, मैं नाम लेता जा रहा हूँ, मतलब जरदारी साहब हूँ, परवेज इलाही साहब हूँ, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, बिग गन्स हैं, मिलियन बिलियंस के इनके अकाउंट है। इन्होंने अपना किचन इन्होंने चलाने के लिए इनको यहाँ पे कौन सी इन्होंने मजदूरियाँ करनी, इनका तो काम चल रहा है, रोज का शुगल है, तमाशा है, लगा है, इनको क्या फर्क पड़ता है? लोग इनके साथ हैं, अपना अपना गिरोह जत्था जैसे आपने कहा बनाया और सड़कों पे आ गए और लोग भी इनके साथ पीछे खड़े। इन्होंने मजदूरियां तो नहीं करनी, इन्होंने नहीं जाकर मेहनत करनी कि इनको मुल्क की स्टेबिलिटी का मसला हो, इकोनॉमिक इशूज का प्रॉब्लम हो, इन्होंने पेट्रोल को जेब से डलवाना हो। हम लोग ये भूल जाते हैं, हम कहते हैं वो जी नवाज शरीफ साहब ने देखें 10 साल हुकूमत की, अरबपति हो गए। उन्होंने जी पीपल्स पार्टी वाले कब से सिंध में रूल कर रहे हैं, अरबपति हो गए। यार खाली टॉप बंदा अरबपति नहीं होता। अगर नवाज शरीफ साहब का खानदान अरबपति हुआ है तो कम अज कम 300-400 खानदान मल्टीपल करोड़पति साथ भी हुआ है जो मुख्तलिफ लेवल्स पे काम करते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो टॉप एचलॉन है हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, किसका कनेक्शन है आम आदमी से सिवाय वोट के? आप लंदन में जाए ना, आपको उनका मिनिस्टर ट्यूब के अंदर खड़ा नजर आ जाएगा। मुझे याद है जब क्राइसिस हुआ पेट्रोलियम का अमेरिका में, मैं उन दिनों में पढ़ रहा था। आप यकीन माने मैंने उनके एनर्जी सेक्रेटरी को पेट्रोल पंप की लाइन में देखा। आई वाज शॉक्ड। मैं एक दिन पहले उनको न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी पिक्चर देख के आर्टिकल पढ़ रहा था। चांस की बात है कि वो वॉशिंगटन पोस्ट में, और नेक्स्ट ईयर सॉ हिम ऑन द पेट्रोल पंप, खुद लाइन में लगा हुआ है। नहीं मालिक, मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ। आपको नहीं लगता है कि ये कंपैरिजन हम जब ड्रा करते हैं यूरोपियन वेस्टर्न ये लीडरशिप की हम मिसालें देते हैं तो बड़ी ज्यादती करते हैं? मतलब हमारे अवाम में ये इस तरह का जज्बा ही नहीं है कि वो जिसको भी कानून अदालत बुला ले, नायब बुला ले, FIA बुला ले, कहीं पे उनको पेशी पड़ जाए अपने जत्थे लेके पहुंच जाते हैं। मरियम नवाज साहबा नायब की पेशी पड़ी, वो अपने साथ सैकड़ों लोग ले गई, उन्होंने पथराव किया। मौलाना फजल रहमान साहब को नायब ने बुलाया, उन्होंने कहा पिशावर कोर कमांडर के घर में हम धरना देंगे। इमरान खान साहब को अदालत ने बुलाया, वो कल जलसा जुलूस लेकर बैठ वो पहुंच गए। अवाम तो इस तरह का चाहती नहीं है कि कोई काउंटेबल हो, कोई उनकी उनसे पूछगछ की जाए। जब हजारों की तादाद में लोग इनके साथ खड़े हो जाते हैं, जब उनको बुलाया जाए तो वो क्यों लाइनों में खड़े हों, क्यों अवाम के साथ खड़े? उनको पता है कि बहुत सारी सपोर्ट है हमारी, हमें बचा ले जाएंगे। ये अवाम तो उनको जाकर सबसे ज्यादा उनको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं अपने लीडरों को कि इनको कुछ नहीं कहना, मेरे लाडले को कुछ नहीं कहना। अपने अपने लाडले इन्होंने पाले हुए हम सब ने। सर अब डबल स्टैंडर्ड्स तो है ना, डबल स्टैंडर्ड्स सबके हैं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आम आदमी भी ये देखता है, आम आदमी तो आपकी तो अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में इसलिए इज्जत नहीं होती कि आप कितने अच्छे हैं, कितने इज्जत आप करने वाले हैं। आपकी इस देश पे इज्जत ये होती है कि आप दूसरे को कितना बेइज्जत कर सकते हैं। ये है इन्वर्टेड पिरामिड, हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है। आप इसके ऊपर फिर लोग करते हैं। आप क्या ये बातें किताबी बातें रोज 1000 दफा कर चुके हैं, क्या इसमें बंदा के। अच्छा, मैं आपका वो जो इंटरव्यू किया आपने ख्वाजा आसिफ साहब का, मेन उसमें जो चीज़ थी, बड़ी खबर थी, तो वो ये थी कि जनरल फैज़ के हवाले से जो DGI रहे हैं और काबुल में गए थे, सरीना में चाय पी रहे थे, सब ठीक कर देंगे। तो वो जो सवाल किया आपने उससे ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा मैं तो पार्लियामेंट में उठाऊंगा, जनरल फैज़ को बुलाएं कि आप तो कहते सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो यहाँ तो 1 साल में हमारे ऊपर तालिबान के हमले, वो TTP के हमले, अनरेस्ट, बला बला। तो आपको लग रहा है कि ऐसे ऐसा हुकूमत तैयार हो रही है कि जनाब के उसमें इमरान खान साहब को भी रोप इन किया जा रहा है, जो उनका बताया जा रहा है पीछे से उनको उस वक्त जनरल फैज़ साहब सारी प्रोटेक्शन दे रहे थे, चला भी रहे थे, ऑपरेट किया जा रहा था। तो अब एक स्टेप आगे जाके जनरल फैज़ को भी इसमें लाया जाएगा। मुझे आपके इंटरव्यू से यही लगा जो ख्वाजा आसिफ साहब से कर रहे थे आप। नहीं, उन्होंने तो खुल के बात की। और दूसरा शायद गवर्नमेंट के सर्कल्स में, खैर ख्वाजा आसिफ तो आपको पता है वैसे भी जज्बाती आदमी, वो कई बार ये अपनी बात अपनी कर रहे होते, जरूरी नहीं होता कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो। लेकिन गवर्नमेंट को एक चीज तो पता है, बैक ऑफ द माइंड तो आपको पता होता है कि
जनरल फैज साहब कोई फॉर्मर आर्मी चीफ नहीं है, ठीक है ना, कि फौज ने हर कीमत पे प्रोटेक्ट करना है अपने आर्मी चीफ को। वो जनरल है, बड़े बड़े जनरल से बड़ा रगड़ा पड़ा हुआ है। और ये भी बड़ी क्लियर बात है कि जो इस वक्त टॉप बॉसेस है, टॉप हिरार्की है आर्मी की, उसका कोई मोहब्बतें नहीं है जनरल फैज साहब के साथ। सो अगर जनरल साहब को रगड़ा लग भी जाएगा या बुला लिया जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कोई एडवर्स रिएक्शन आएगा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। एट बेस्ट वो इग्नोर करेंगे या उस किस्म की बात करेंगे तो बिल्कुल हो सकता है। ये इसमें इतनी ज्यादा कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है जो टिपिकल होती हैं ऐसे मामलात में, लेकिन आई थिंक बुलाया जा सकता है। बल्कि मैंने तो उनको कहा, जो ख्वाजा साहब ने उसको कहा कि नहीं अभी रहने दें, मसला ज्यादा ना बढ़ाई, इसको पहले डील कर लें। मैंने तो राजी आप बुला रहे हैं तो फिर एसेट्स का भी जरा पूछ लीजिएगा। नहीं तो, एसेट का, जनरल फैज के एसेट का? हाँ बिल्कुल एसेट्स। अच्छा, उनके भाई जो नजफ थे वो बहुत बड़ी पावरफुल चीज थे चकवाल में, उनके खिलाफ एक्शन तो लिया जा सकता है, लिया गया। तो आप समझ रहे हैं कि पैटर्न सेट किया जा रहा है कि नजफ साहब जो वो तहसीलदार थे वहाँ पे पहले, उनको मिसकंडक्ट उनको मुअत्तल किया गया, फिर अब जनरल फैज का नाम आना शुरू हो गया कि पार्लियामेंट में बुलाएं। सो आपको लग रहा है कि इस तरफ बातें जा रही हैं? देखिए पैटर्न तो सजेस्ट करता है, जाती हैं नहीं जाती वो तो भी असल में वो और इतना कुछ हो रहा है ऑन अ लार्जर स्केल कि शायद ये अभी प्रायोरिटी 1 या प्रायोरिटी 2 नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी फौरी तौर पे कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर बात शुरू होगी यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा मालिक, कल जो ये जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, आप इसको कैसे व्यू करते हैं? मेरी उन फवाद चौधरी साहब से एक मैसेजिंग पे बात हो रही थी कल परसों, तो उन्होंने भेजी, मुझे क्लिप भेजा जो चल रहा है आजकल उनका, वो जेल भरो के हवाले से वो प्रमोशन जो उनका क्लिप था। तो मैं कहा सर जी मुझे समझ नहीं आ रही, शायद हमारी नलायकी है कि पहले आपने असम्बलियाँ तोड़ी, फिर वहाँ से इस्तीफे दिए कौमी असम्बली, फिर पंजाब गए, पंजाब को तोड़ा, फिर KP को तोड़ा, फिर कहा कि नहीं हम वापस आ रहे हैं कौमी असम्बली में, इस्तीफे ना मंजूर करो, अदालत चले गए आप, अब कह रहे हैं जनाब हम जेल जाएंगे। मैं कि ये पूरी कौम को अब आप जेल ले जाना चाहते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा इनके जेल जाने से? आपको लगता है क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा हुकूमत पे? मैं अभी संडे को लाहौर गया हुआ था तो मेरी काफ़ी मुलाकातें हुई PTI के लीडरों से, दोस्तों से। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, जो बहुत सीनियर लीडर है और इससे डायरेक्ट ताल्लुक है, उसने पूरी तहरीक के वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास यही जेल भरो की। मैंने कहा यार जेल भरो का क्या होगा? उनका जुमला बड़ा वन लाइनर बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा यार हमने एक्टिविटी जनरेट रखनी है, हम अपोजिशन पार्टी हैं, तो गवर्नमेंट उल्टे ना उल्टे क्या हो ना हो, लेकिन हम इतने मुतहरिक रखेंगे कि हमारे कार्डर्स भी मुतहरिक होंगे और प्रेशर पड़ेगा। देखिए अब जो भी है, जैसे प्रेसिडेंट अलवी ने एक तारीख दे दी, कोर्ट पे प्रेशर तो बढ़ गया ना, और आपको पता है मामला जाके रुकना है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट पे अब एक प्रेशर बढ़ गया कि एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट, एक डेफिनेटिव वर्डिक्ट दे। पहले तो कोर्ट्स भी दाएं बाएं फेंक रही थी ना, कोई नहीं चाहता था वो अपने पे क्यों ले सारा बोझ, लेकिन अब इसके बाद एक डेफिनेटिव वर्डिक्ट आना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से। सिमिलरली अगर ये मूव करते हैं अपनी जेल भरो तहरीक एंड ऑल, तो ये रोफ एक बड़ी नेशनल लेवल के ऊपर एक के बाद एक एक्टिविटी तो जनरेट होगी। और देखें एक चीज वो अक्लमंदी कर रहे हैं, वो एक टाइम पे एक शहर में कर रहे हैं ताकि अगर वो जाते हैं उनके वर्कर्स को मारे पीटे पुलिस करे तो वो पूरा शहर वहाँ जत्था ला के उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर पूरे मुल्क में इकट्ठे छोड़ देते तो हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होनी थी। अच्छा मालिक, ये क्या ऐसा काम करेंगे? मैं लास्टली आपसे पूछ रहा हूँ, रात खकवानी साहब भी हमारे साथ थे, सवाल मैंने उनसे भी पूछा, मतलब कोई कानून में तो प्रोविजन नहीं है कि मैं चला जाऊँ थाने चला जाऊँ, मैं कुछ मैंने गिरफ्तारी देनी है तो वो कहें आए जी चाय पिए बैठे जी मजे करें, आए जी जरूर बैठे आप। क्या ऐसा काम करना पड़ेगा इनके लीडर को, शामिद कुरैशी साहब को, असद उमर साहब को, फवाद चौधरी साहब को, कि पुलिस इनको गिरफ्तार करे? कोई जुर्म करना पड़ेगा कोई इनको? नहीं, लाहौर पर उन्होंने 4-5 जगह जो मेन की पॉइंट है उन पे 144 अनाउंस भी कर दी है, तो आज जब जत्था बना के जाएंगे तो 144 की वायलेशन भी अब अंदर हो जाएंगे। नहीं मतलब हुकूमत फिर तैयार हो चुकी है कि इनको गिरफ्तार करें, और फिर कोई मतलब है कि उनके जहन में प्लानिंग है कि इनको कहीं ठीक है लीडरशिप आ रही, आराम से अंदर बैठेंगे, सोशल मीडिया बंद, इनके टीवी शोज बंद, इनके ट्वीट्स बंद, फेंटियां लगाएं, कुछ करें, मतलब कि अब एक्चुअली मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि देखें जो मुझे खतरनाक चीज लगती है हमेशा होता यह है कि इंस्टेबिलिटी अपोजिशन क्रिएट करती है कि निजाम गिरे। हम पहली बार ऐसी सिचुएशन में हैं जहां निजाम गिरना लगता यह है कि गवर्नमेंट की ज्यादा फेवर में, क्योंकि जो इकोनॉमिक हालात हैं, जो भी आगे डिसीजंस लेने हैं, अगला साल अक्टूबर तक भी कोई मार्का नहीं होना, कोई मिरेकल नहीं होना।
जो मर्जी आप कर लें, अक्टूबर के इलेक्शन अगर होते हैं टाइम पे तो कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है हुकूमत के पास सुनाने के लिए। True. आज भी हारेंगे इलेक्शन, अक्टूबर में भी हारेंगे, तो लेकिन वो लगे हुए हैं इक़्तिदार में बैठे हुए हैं कि देखते हैं हम इमरान को डिस्क्वालीफाई करेंगे, फलाना करेंगे। मुझे इसलिए खतरा ज्यादा लग रहा है कि हमेशा होता ये रहा है कि अपोजिशन निजाम गिराने की कोशिश करती रहती है और आमतौर पर नाकाम हो जाती है। ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि यहाँ पहली बारी अगर गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा लगता है अगर निजाम गिर जाए, वो भी शहीद जमहूरियत हो जाए। तो अगर गवर्नमेंट निजाम बचाने की कोशिश नहीं करेगी और चीजों को फर्दर एग्रीवेट करेगी, तो फिर आप मुझे बताएं चीजें कैसे बचेंगी। बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपका, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। मोहम्मद मालिक हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे, शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया। और यहाँ पे वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान में खातून 2 बेटों के समेत एक निजी जेल में कत्ल कर दी गई। एक सूबाई वजीर के ऊपर इसका इल्ज़ाम आ रहा है और उन्होंने डिनाइल दिया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारी ब्यूरो चीफ मौजूद होंगी क्वेटा से बुशरा रिंद, उनसे और डिटेल्स जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्वेटा से ब्यूरो चीफ बुशरा कमर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बलूचिस्तान में ख़वातीन के कत्ल के मुतादिद वारदातें जो है वो होती रहती हैं और वडेरा सिस्टम, निजी जेलें, इस किस्म के मामलात हैं और प्रोटेक्शन नहीं है। एक इंसानियत सोज कहानी सामने आई जिसमें एक खातून ने सूबाई वज़ीर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें निजी जेल में रखा गया है और फिर उसके बाद उन खातून की और उनके 2 बेटों की जो लाश है वो कुएं से मिली और ये बारखान के इलाके के बिल्कुल करीब ये कुआं है जहां से ये लाश मिली। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम जानना चाहते हैं क्योंकि सूबाई वजीर का इल्ज़ाम के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। वो कह रहे हैं वो अपनी निजी जेल से भी डिनाइल दे रहे हैं और किसी भी चीज़ इल्ज़ाम को नहीं मान रहे, जो कि ऑफ कोर्स ऐसे ही होना था। लेकिन बहरहाल ये एक स्टोरी है जिसके ऊपर बात होनी ज़रूरी है। बुशरा कमर साहिबा से सर हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक वो कुछ कनेक्टिविटी में इशू है। इस तरह की जो स्टोरीज सामने आती हैं और स्पेसिफिकली अगर इसकी बात करें, सूबाई वजीर का नाम इस पे सामने आ रहा है और उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। चलें, ये तो अपनी जो हमारी एक ट्रेजिडी है, ये वीडियो जो है कई दिनों से कई दिन है कि जो उस माँ के आई थी, इस पे बाकायदा वो सेनेटर हैं जमात इस्लामी के मुश्ताक साहब, सेनेट में उन्होंने खासी इस पे उन्होंने तकरीर भी की और उन्होंने उस पे रोला भी डाला और कहा भी सही कि जनाब मौजूद है। चले उन्हीं से डिटेल मेरा ख्याल है वो बताएंगे जी। बुशरा कमर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बुशरा कमर साहिबा, ये जो खातून है और इनके 2 बेटों के कत्ल का मामला है, इसके बारे में जरा डिटेल्स बताइएगा। देखिए, ये इस तरह से मामला है कि खातून की जनवरी में कोई वीडियो जारी हुई थी जिसमें वो कुरान हाथ में पकड़कर हुकूमत से मुतालबा कर रही थी कि सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, जिनका ताल्लुक पार्टी से है, उन्होंने इनके बच्चों को और इनको जो है वो अगवा किया हुआ है और अपनी निजी जेल में कैद करके रखा हुआ है और वो हुकूमत से मुतालबा कर रही थी कि उन्हें वहां से छुड़वाया जाए। साथ ही साथ उनकी बेटी के साथ उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरदार साहब जो है वो मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना भी बना रहे हैं, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुई और सोशल मीडिया की नजर होकर रह गई। लेकिन उसके बाद अब गुज़िश्ता रोज जिस तरह से उस खातून की वीडियो जारी हुई, लाशें मिली जिसने की वीडियो जारी हुई थी और उसके दोनों बेटों की लाशें मिली, तो उसके बाद जो मरी कबीला है उनमें गम गुस्से की लहर दौड़ गई और आज नमाज जनाजा अदा करने के बाद कोहलू से मरी कबीले के जो लोग हैं वो इस खातून और उनके दोनों बेटों की लाशें लेकर जो है सीएम हाउस के पास पहुंच गए और यहाँ तकरीबन 6 बजे शाम से धरना दिए हुए बैठे हुए हैं और मुतालबा यही कर रहे हैं कि सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, जिन पर वो मुबैना इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्हें फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, उन्हें डिस्ट्रीट किया जाए, जुडिशल कमेटी बनाई जाए और इस खातून के मजीद 5 बच्चे जो इस वक्त भी सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल में मौजूद है, उन्हें बाहिफाजत बाजियाब करवाया जाए। लवाहिकीन कह रहे हैं कि जब तक उनकी ये ये बताइएगा अब तक ये तो सारी चीज़ें इंतहाई, इट्स अ वेरी शॉकिंग एंड सैडनिंग इंसिडेंट। ये ज़रा इस पे कि क्या वजह थी, खितरान साहब ने क्यों इनको अपनी निजी जेल में रखा हुआ था, उसकी रीजनिंग का पता चला है कि व्हाट वाज द इशू। इससे पहले इतना बड़ा खौफनाक ट्रेजिडी है कि हर पाकिस्तानी यहाँ पे हिलकर रह गया है कि जितना जालमाना तरीके से सब कुछ ये हुआ है, लेकिन क्या वजह थी कुछ वो मैं नहीं जान सका, कहीं से अब तक वो रिपोर्ट नहीं। व्हाट वर द रीजंस के वो क्यों इनको डिटेन किया हुआ था?
देखिए, यहाँ पर जो लवाहिकीन मौजूद है उनकी जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि ये अफराद जो है उनके घर में मुलाजिम थे और मुलाजमत करते थे, और मुलाजमत के दौरान जो है सरदार साहब की जानिब से उनकी जो बेटी थी उसे मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया गया। जब उन्होंने इंसाफ की अपील की तो उसके बाद जब उनकी एक वीडियो जारी हुई तो सरदार साहब ने उन्हें इस वीडियो जारी होने के बाद अपनी निजी जेल में जो है वो मुंतकिल कर दिया, जहां उन पर तशद्दुद किया जाता रहा, उन्हें बार बार मारने की धमकियां दी जाती रही। ये लवाहिकीन की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब सरदार अब्दुर्रहमान खिदरान का कहना है कि उन्हें जो है वो इस वक्त सीट से हटाने के लिए और उनका जो सरकारी सिस्टम है उसे खत्म करने के लिए ये इल्जाम उनके अपने ही बेटे इनाम की जानिब से बार बार लगाया जा रहा है, और उनको ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब इलेक्शन करीब आता है तो उनके ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। नहीं, जब ये वीडियो सामने आई थी इनकी माँ की, इस बेचारी की, उसके बाद कोई खितरान साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई अपनी पोजीशन क्लियर की थी कि जनाब कि मेरे पास कोई ऐसे लोग नहीं है, कोई डिटेंशन में नहीं है, या वो अब कह रहे हैं कि जब उनकी लाशें बरामद हुई हैं उनके असैसिनेशन मर्डर के बाद? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि ना सिर्फ ये कि सरदार साहब की जानिब से भी ऐसी कोई ना वीडियो पैगाम आया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ना कोई ऐसी कोई चीज सोशल मीडिया पर उनकी जानिब से भी वायरल की गई कि मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। उस वक्त उन्होंने भी बड़ी खामोशी इख्तियार की, और जब इस खातून के शौहर जो है उन्होंने मुतल्लिका थाने से अपने इलाके में राब्ता किया, एफआईआर दर्ज की, तो उस वक्त पुलिस की जानिब से भी उस इलाके में कोई रेड नहीं किया गया कि अगर ये वीडियो आई है तो इस वीडियो की हकीकत जानने के लिए अगर शायद मैं कहीं पढ़ रहा था, पढ़ रहा था कि वो खितरान साहब ने कहा कि जनाब कि मेरे घर पे छापा पड़ा था तो कोई रिकवरी नहीं हुई थी। आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं पढ़ा है मैंने। इज इट ट्रू के घर पे कुछ छापा मारा गया था? देखिए, सरदार साहब ने जो ये बात की है, ये जब इससे कबल उन पर इस तरह के इल्जामात लगते रहे हैं, ये उन इल्जामात के हवाले से बता रहे हैं कि मेरे घरों पर मेरे जो घर हैं कोयटा में हैं या अच्छा, लास्टली ये जरा बताइएगा कि एक सरदार हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं, पावरफुल हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि एक मजलूम गरीब फैमिली जिस तरह बेचारे मजदूर थे, घरों में काम कर रहे थे उनके, एक वहाँ सरदार के खिलाफ वाकई कोई बहुत बड़ी कोई कार्रवाई हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है, जीएटी बन सकती है, मुकदमे का ट्रायल किया जा सकता है, या 2-4 दिन चलेगी बात और उसके बाद ख़त्म और सरदार साहब यही कहते रहेंगे कि मेरे ऊपर एक विक्टिमाइजेशन हो रही थी? देखिए, जिस तरह से हमेशा ये हुआ है कि जब भी कोई इस तरह से विक्टिम्स आते हैं और वजीर आला हाउस के पास आकर बैठते हैं तो हमने देखा कि कभी भी कोई फौरी तौर पे कमेटी तश्कील नहीं दी गई, लेकिन आज कमेटी तश्कील दे दी गई है। और खुद इन्वेस्टिगेशन के एसपी जो है वो यहाँ पर आए और आकर उन्होंने लवाहिकीन के तमाम मुतालबात सुने और उन्हें यकीन दिलवाया कि वो आज के आज कोशिश करेंगे कि सरदार साहब के घर पे एक मरतबा फिर से छापा मारे और छापा मारकर अगर उनके वाकई में। ठीक है बुशरा कमर साहिबा, होपफुली देखते हैं कि इस मामले पे किस तरह से कार्रवाई होती है, आगे कैसे प्रोसीड करता है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और यहाँ पे वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी मामले को डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, जिस तरह से आपने बुशरा कमर साहिबा से सवाल किया, आपने कहा कि इतने जहाँ पे वडेरा सिस्टम और इतने इन्फ्लुएंशियल सूबाई वजीर हैं, सरदार हैं, तो इस तरह की खबरें नॉर्मली मर जाती हैं और कुछ भी नहीं होता, उसके ऊपर कार्रवाई वगैरह नहीं होती, तो व्हाट डू यू सी, कुछ होगा? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे याद है, शायद 2005-06 की बात है, अगर मुझे डेट सही याद है, मैं न्यूज़ में था उस वक्त, तो स्टोरी एक मैंने ब्रेक की थी और बड़ा रोला पड़ा था उस पर कि वहाँ बलूचिस्तान में 5 ख़वातीन को ज़िंदा गाड़ दिया गया था डेजर्ट में, और उसकी स्टोरी मैंने की थी, बड़ा उसको फॉलो किया, पार्लियामेंट में बड़ा रोला पड़ा उस पर, सेनेट में स्टैंडिंग कमेटीज़ के इजलास हुए, मुझे बुलाया गया। अब उन बेचारियों का क्या कसूर था वहाँ पे जो 5 हुई थी? मुझे, अगर मैं 17 साल 18 साल पहले की स्टोरी बता रहा हूँ, मैं बड़ी एक्सटेंसिवली मैंने कवर की थी मैंने। वो ये था कि उनमें से कोई एक आध बीमार थी, उसमें से वो अपने के इसके साथ वो डॉक्टर को दिखाने चली गई थी वहाँ पे, तो उनमें से किसी को, ख़तून को ना कोई वाशरूम जाने की उनको कोई ज़रूरत पेश आई, तो वो जब वहाँ पे कुछ साथ में जैसे होटल्स होते हैं वहाँ पे उन एरियाज़ में, वहाँ पे कुछ ज़्यादा वो फर्निश तो नहीं होते, तो वहाँ से उस होटल से निकलते हुए वो किसी उन्हीं के इलाके के बंदे ने उनको देख लिया, ख़वातीन को। इट वाज रिपोर्टेड बैक टू द फैमिली, टू द ट्राइब, एंड दे ऑल वर बुचर्ड एंड दे वर, जो उस वक्त खबरें आई थी कि उन्होंने उनको बाकायदा इसके ट्रैक्टर के ज़रिए उन्होंने डेजर्ट में उसका वो खोद के ना, उसके ट्रैक्टर का वो जो होती है आगे से लगा हुआ होता है, हाँ, उनको ज़िंदा गाड़ दिया था उस पे चीज़ों को। और जब इस पे रोला पड़ा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, तो मुझे याद है उस वक्त जो डिप्टी चेयरमैन थे वो प्रिजाइड कर रहे थे, वो भी बलोच थे, तो उन्होंने बड़ी शटअप कॉल दी थी सेनेटर्स को कि ये हमारा ये कल्चरल हमारा इशू है,
आप लोग इसमें ना आए। बलूचिस्तान का जो हमारा एक ट्राइबल और कल्चरल हमारा एक बैकग्राउंड है, हम जो चाहें करें। आज भी उस पर सेनेट का रिकॉर्ड पे होगा जिस पर खासा रोला भी पड़ा था, ये जनाब मुशर्रफ साहब के या शौकत अजीज साहब के दिनों की बात है। सो यहाँ पे एक साइड पे ये है कि दैट्स हाउ यू ट्रीट योर वुमेन, दूसरी साइड पे एक अकबर बुगटी साहब वाली मिसाल भी हमारे सामने है। जब डॉक्टर शाजिया जो थी, कोलू का इलाके था, यही वाला था कि उस वक्त ये खबरें आई थी कि किसी कोई ऑफिसर ने एक डॉक्टर शाजिया के साथ वो कर ली थी, उस वक्त उन पर ज्यादती के इल्ज़ाम लगे थे। तो उस पे उन्होंने कहा ये तो हमारे ये बलोच ये सरदारों का हमारा ये है कल्चर है, हमारी रिवायात हैं कि वो मेहमान थी हमारी और किसी अफसर ने उसके साथ इस तरह ज्यादती कर, उन्होंने पूरे का पूरा अपने वो बहर ले आए थे, एहतजाज शुरू हो गए थे। वो तो मुसल्ले वहाँ पे उनके लोग आ गए जिसकी वजह से सारी बाद में ये लड़ाई हुई थी और वो पहाड़ पे चले गए थे जो बाद में ऑपरेशन हुआ जिसमें बुगटी साहब को वहाँ पे उन्होंने माइन के ज़रिए वो जो कुछ भी हुआ व्हाट हैपेंड कि ही वाज लेटर ऑन, वो तो ये क्लेम करते हैं असैसिनेटेड। सो एक तरफ एक खतून की ये इज्जत भी हमने देखी है डॉक्टर शाजिया वाले केस में कि बुगटी साहब ने अपनी जान दी इसी केस के लिए कि हमारी मेहमान थी खतून। मैं 5 आपको वुमेन की भी बात बता रहा हूँ जिसकी स्टोरीज की हुई है महज इसी वजह से कि वो वहाँ से किसी होटल से वो बाहर निकल रही थी, आपने शक की बुनियाद पर पाँचों को उड़ा दिया। अच्छा ये भी आ रही है कि एक माँ जो है मतलब हाउ कुड यू डू दैट, एक बलोचों का अपना ऑनरेबल एक अपना वो भी है, मतलब मैं उनकी इज्जत की बता रहा हूँ खवातीन की। किसी माशरे में वो पश्तून हो, वो बलोच हो, सिंधी हो, पोठवार, इस तरह की कोई इलाका भी हो, वहाँ पे इस तरह थोड़ा होता है। कमजोर जो चीज है, कमजोर सबसे ज्यादा क्या है, औरत है आपकी, कि आप उसको कत्ल कर देंगे और उसके बच्चों को मार डालेंगे। इट्स वेरी शॉकिंग। और क्लासेस अब इस स्टोरी पे हम फॉलो अप करते रहेंगे।